in economics. Today's lesson is sectors of Indian economy. Students, हमने 9th में भी इसके बारे में बात करी थी, थोड़ा हल्का रफ सा आइडिया लिया था। उसी को इस चैप्टर में हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या क्या हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी जानते होंगे। जब मैं बोलूँ तो आप भी जब वीडियो देख रहे हो तो इसके साथ में आप भी रिपीट करिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर क्या है या प्राइमरी सेक्टर में कौन आ रहा है। प्राइमरी सेक्टर में कौन आता है? केवल उतना पोर्शन आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में जो कि डायरेक्टली किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था कि फिर हमने प्राइमरी सेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, फार्म एक्टिविटीज एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज, राइट। तो वही चीज है केवल आपकी प्राइमरी सेक्टर मीन्स एग्रीकल्चर पहली चीज इसमें आएगी। प्राइमरी सेक्टर में अगर मेन हम चीज कहते हैं कि क्या है प्राइमरी सेक्टर में, तो मेन कौन है? एग्रीकल्चर। मतलब जो भी एक फार्मर है वो जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी क्रॉप हार्वेस्टिंग उसके थ्रू हो रही है, वो सारा का सारा आता है प्राइमरी सेक्टर में। प्लस दूसरी चीज क्या आती है? जो भी नॉन फार्म एक्टिविटीज है, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग हो गई या डेयरी फार्मिंग कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये कुछ प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इनका कोई ना कोई रोल होता है, राइट। तो इसलिए जो हमारा पहला प्राइमरी सेक्टर है, इसमें कौन से आ गए आपके? ये 2 चीजें आ गई। नेक्स्ट अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, आप मैन्युफैक्चर किसी भी चीज का हो सकता है, वो हमारे कोई फूड का हो सकता है, वो हमारे कोई लाइफस्टाइल से जुड़ी किसी भी चीज का हो सकता है, हमारे रहने खाने के लिए कोई चीज है उसका हो सकता है। ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर में आ रही हैं। सब कुछ जो भी चीज एक इंडस्ट्री के अंदर जाके तैयार होके आपके पास में आ रही है, मतलब वो अपना रूप चेंज करके अपना, पहले वो रॉ मटेरियल में कुछ और होगी एंड जब वो प्रिपेयर होके आएगी तो वो कुछ और होगी। ये होके जब वो आ रही है तो वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा? आपका सेकेंडरी सेक्टर में, राइट। तो अब हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आ सकता है। सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम सोचने लगे तो शायद मतलब आप लोगों की थिंकिंग से भी बहुत गुना आगे तक हर चीज हम कह सकते हैं कि वो सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है, राइट। क्यों? क्योंकि हर चीज तो मैक्सिमम आज के टाइम में हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी चीजें हैं जो हम डायरेक्ट किसी फार्म से ले रहे हैं, मुश्किल से 2 या 4%। बाकी क्या है? सब कुछ तो हमारे क्या हो रहा है? फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, हर चीज फैक्ट्री मेड आ रही है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हम बिस्किट्स वगैरह ले रहे हैं, या हम और भी कोई जो ये रेडी टू ईट फूड्स आते हैं वो ले रहे हैं, फ्रोजन फूड्स आते हैं वो ले रहे हैं, ये तो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में आ गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपके घर में जितना भी फर्नीचर्स है वो सारा का सारा आपका आ जाएगा इस सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। उसके बाद इससे भी आगे को और हम देखें तो आपका घर होगा, तो घर को बनाने में जो चीजें लगी हैं वो सारी की सारी आपकी क्या हो रही है? सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू ही आपके पास तक पहुंच रही है। वो आयरन हो, वो ब्रेक हो, ये सारी चीजें क्या है? आपकी सेकेंडरी सेक्टर की चीजें हो गई, राइट। इसके अलावा आपके घर में जो भी व्हीकल होगा वो व्हीकल कहीं ना कहीं बन के आ रहा है, तो जिस भी फैक्ट्री से ऑब्वियसली सबके सब बन के आते हैं ना, कार आती है बन के आती है, बाइक हो गई, स्कूटर, स्कूटी, एनीथिंग, साइकिल, सब कुछ क्या है? ये सारा का सारा आपका सेकेंडरी सेक्टर से मिली हुई चीजें हैं आपको, राइट। अब इसमें एक थर्ड सेक्टर आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस हमारे इस चैप्टर में आपका टर्शियरी सेक्टर ही है। अब टर्शियरी सेक्टर को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के डेट में, एट प्रेजेंट सिनेरियो, हमारे देश में तो सबसे लार्ज स्पेस जिसने ऑक्यूपाई कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कराया है इसने, ठीक है। तो वो कौन सा है आपका? वो टर्शियरी सेक्टर है। अब बात आती है कि टर्शियरी सेक्टर में क्या चीजें हैं, वो क्यों आई, टर्शियरी सेक्टर इंडिया में कैसे पहुंचा, क्या था? क्या हम हमेशा से टर्शियरी सेक्टर था तो वो किस फॉर्म में था? टर्शियरी सेक्टर हमेशा से था। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहते हैं आज से मॉडर्न एम्पायर में भी, उसमें भी टर्शियरी सेक्टर था, उसमें भी सर्विस करने वाले लोग होते थे। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर मीन्स जहां पर लोग कुछ प्रोड्यूस, वहां पर उसकी पहली स्पेशलिटी ये है कि वहां कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वहां पर कोई भी चीज बन रही है या वो कुछ उगा रहे हैं टाइप की चीज कुछ नहीं होगी। वहां पर वो केवल आपको सर्विस दे रहे होते हैं, कोई सेवा कर रहे होते हैं आपकी।
और उसके बदले में वो आपसे चार्ज ले रहे होते, जो चार्ज, चाहे अगर वो गवर्नमेंट की ओर से बनाए हुए सर्विस सेक्टर है तो गवर्नमेंट उनको पे करेगी, हम टैक्सेस के थ्रू इनडायरेक्टली हमने दे रखा होता है, या अगर प्राइवेट सेक्टर है तो आप डायरेक्ट पे करेंगे, नहीं। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आई? टर्शियरी सेक्टर में आपकी बैंकिंग आ गई। सबसे पहली चीज सोचिए कि एक किसान है, किसान ने अपना सामान बेचा है, तो बेचने के बाद वो पैसा कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा। बैंकिंग आ गई आपकी टर्शियरी सेक्टर में। मैं कह रही हूँ किसान के पास बहुत ढेर सारा फूड ग्रेन हुआ है, उस फूड ग्रेन को उसे मंडी तक ले जाना है जहां पर कि वो उसे बेच सके, या जो FCI के गोडाउन है वहां उसे पहुंचाना है, तो किस में जाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। ट्रांसपोर्ट किस में आ गया? टर्शियरी सेक्टर में आ गया। इससे भी बड़ी बात ये तो हो गए जो हम बेसिक कह सकते हैं टर्शियरी सेक्टर में। इसके अलावा हो गए जो भी आपके पास टेलीमार्केटिंग होती है, मीन्स आप जैसे मान लीजिए कि अब हम कह रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बना, अब सेकेंडरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बना है, दुनिया को कैसे पता चलेगा? वो मार्केटिंग होती है उसकी। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसमें ऐड आ रहा होता है ये बिस्किट, ये नमकीन, ये वो सोच आ रही चीजें, तो वो हो गई। प्लस आपके पास फोन कॉल, ऑल्दो हम एक स्मॉल टाउन में रहते हैं इसलिए ये वाली प्रॉब्लम से हम थोड़ा कम हमारा वास्ता पड़ा है, बट जितने भी बड़ी सिटीज होती है, मेट्रो सिटीज है, वहां पर टेली मार्केटिंग से बहुत बुरा हाल है। मीन्स वहां पर हर चीज, क्योंकि वो उन लोगों के पास एक तरीका ये होता है लोगों के पास तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कि वो टेली मार्केटिंग को यूज करते हैं अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके जो भी उनकी मार्केटिंग करनी है उसके लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। ये चीजें तो ऐसी होगी, चलिए आपने सुना है, लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं अभी आपके सामने लेक्चर दे रही हूँ, मैं इसलिए लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ। टीचर क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर। हम भी तो सर्विस कर रहे हैं, हम सर्विस कर रहे हैं, हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं कि हम आपको जो हमें नॉलेज है हम वो नॉलेज आपको दे रहे हैं, सो दैट कि आप पढ़ सकें और आप फर्दर अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा बन सके। तो हमने सर्विस दी और उस सर्विस के बदले में क्या होता है? हमें चार्ज मिलता है। हमने प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन हमने कुछ नहीं कर रखा, ऑल्दो हम इस नेशन को, वहां की जो ह्यूमन कैपिटल होती है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। हमारे ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपके नर्सरी के टीचर्स से लेके आपके अभी PG तक करेंगे, हर चीज हर जगह आपको 1000 टीचर मिलते रहेंगे। तो ये सारे के सारे मिलके अल्टीमेटली आपको एक ह्यूमन कैपिटल बना रहे होते हैं। बट टीचिंग भी जो आपका आएगा वो भी किसमें आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है। डॉक्टर, आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ लेके देते हैं, मेडिकल स्टोर वाले ने आपको दवाई दे दी, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसी समय कुछ बनाया दवा और आपको खिलाई, नहीं, उन्होंने जो नॉलेज उनके पास है उसके बेस पे उन्होंने दवा का नाम लिख दिया, आपने वो खा लिया, आप ठीक हो गए। तो डॉक्टर भी आपका इसी सेक्टर में आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें जहां पर वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और ये तो मैंने एक बड़ा लेवल बता दिया आपको, थोड़ा अच्छा लेवल। अब मैं और नीचे का लेवल पे भी अगर बात कर लूं, तो जो स्वीपर्स वगैरह भी हैं आपके घर में, अगर कोई काम करने वाले आते हैं, मेड आती है, वो सारे के सारे भी आपके सब टर्शियरी सेक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, केवल सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस से आपको कुछ फायदा हो रहा है। अब बात यह है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ा क्यों? अगर हम जो 71 का एरा है उससे आज के टाइम को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है टर्शियरी सेक्टर आपका। तो ये डबल क्यों हुआ? डबल इसीलिए हुआ क्योंकि जितना भी प्राइमरी सेक्टर था उसको इम्प्रूव करने के लिए वहां प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी गई। गवर्नमेंट ने कुछ नई नई स्कीम्स चलाई, गवर्नमेंट ने अब लगाइए, हमने बात करी थी 9th क्लास में, हमने इस बारे में बात करी है कि क्या हुआ था, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई, व्हाइट रेवोल्यूशन आया, तो उन सब के कारण क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में जितने भी आपके फार्मर हैं या मिल्कमैन हैं उनको ही तो फायदा हुआ, क्योंकि उनकी जो फूड ग्रेन था उसकी ज्यादा अच्छी उनको मिली, यील्ड उन्हें अच्छी मिली, तो इसके कारण क्या हुआ, उनके पास फूड ग्रेन ज्यादा आया। फूड ग्रेन ज्यादा आया तो उन्होंने क्या करा, उसे मार्केट में सेल किया। पहले वो केवल अपने यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए रखे रहते थे, उन्होंने उसे मार्केट में सेल किया। अब मार्केट में सेल किया तो उससे उन्हें क्या मिला, पैसा मिला। पैसा मिला तो अब बेसिक नीड से ऊपर उठ के उन्हें अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा एडवांस करने का मन किया। अब क्योंकि लाइफ स्टाइल को एडवांस करना है तो फिर किसकी बारी आ गई, टर्शियरी सेक्टर की, क्योंकि हमें सर्विस चाहिए ना। अगर मुझे अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी है, पहले मेरे पास अगर मान लीजिए केवल इतना पैसा था कि मैं अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकती थी, तो मैं केवल बेसिक नीड पूरी करूंगी। अगर मान लीजिए मेरे पास अच्छा पैसा आने लग जाए तो मैं क्या करूंगी, फिर मुझे सारी शौक आ जाएगी जो मेरे दिमाग में रही होंगी। मुझे मन कर सकता है कि नहीं यार, घर में कौन खाना बनाए, रेस्टोरेंट का खाते हैं। रेस्टोरेंट क्या है, रेस्टोरेंट भी क्या हो गया आपका एक, वो भी टर्शियरी सेक्टर में आया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। खाना तो आप घर पे भी बना सकते हैं,
वहाँ क्या अलग होता है? अलग केवल एक चीज होता है कि वहां पर एक वेटर होता है जो आपको प्रॉपर, आपको अपनी प्लेट भी नहीं हटानी है, वो लगा के देगा, सारी चीज वो करेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी टर्शियरी सेक्टर, सर्विस दे रहा है वो भी, राइट। आपको मन कर सकता है कि अरे मेरी जेब में पैसा है, चलो आप हम कहीं घूमने जाते हैं, अब मैं इंडिया टूर करता हूँ। इंडिया टूर करता हूँ तो उसमें मेरा क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेलवे को पैसा देना होगा। अगर रेलवे को, या फिर मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए मैं बाय एयर जा रही हूँ तो मुझे जो भी एयरलाइंस है उसे पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद में जिस होटल में रुकूंगी मुझे उस होटल को पे करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या हो गई, सर्विस ली मैंने। मेरी जेब में पैसा था इसीलिए तो मैंने सर्विस ली। और पैसा कैसे आया, जब गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा लगाए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। तो उसी के बाद हमारा ये टर्शियरी सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। अब बात ये आती है, हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर तो देख लिए। अब हमें ये देखना है, अगर हम ये कहें कि इन तीनों में, नॉर्मली मैंने कह दिया कि टर्शियरी सेक्टर डबल हो गया है। जो टोटल हमारा जीडीपी है, जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी मैं इस बात पे आऊंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वगैरह हम कैसे काउंट करते हैं, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट जो जीडीपी में अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कि 1971 से आज के टाइम पे, तो 1971 वाले टाइम पे जहाँ सबसे बड़ा सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर था, लेकिन आज के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर हमारा सबसे छोटा सेक्टर हो चुका है। मींस जीडीपी में सबसे कम उसका रोल है। एंड टर्शरी का सबसे ज्यादा है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मींस आज के टाइम पे क्या चल रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो चुका है पुराने का, कि जो सबसे ज्यादा जो रोल है वो आज के टाइम पे टर्शरी सेक्टर का है, अगर मैं जीडीपी के बेस पे कह रही हूँ। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि क्या चीजें, अगर मैं देखो एम्प्लॉयमेंट किस फील्ड में सबसे ज्यादा आज की डेट में भी है, तो वो किस फील्ड में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में। आज भी ऑल्दो वो पोर्शन जीडीपी में घट गया हो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आज भी सबसे ज्यादा वही है। क्यों? क्योंकि एक खेत में काम करने के लिए आपको भी पता होगा कि बहुत ज्यादा, एक लार्ज नंबर में हमें लेबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें काम कर डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, उनको करने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ती है। वहां के खुद ओनर्स भी उसमें लगे रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें ही सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो आज भी जनरेट उसी में सबसे ज्यादा हो रहा है, राइट। ये हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड जो मेन चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार के लिए कि जीडीपी की। मैंने कहा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग हो गया कि एक किसी पर्टिकुलर ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों जो सेक्टर्स हैं, इन्होंने मिला के टोटल जितना प्रोडक्शन किया या जितने सर्विस की, उन सबकी कॉस्ट निकाली जाती है, वो कॉस्ट ही कहलाती है हमारी जीडीपी, ठीक है। मींस जो भी, चाहे अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी की बात करूं तो उन्होंने जितना भी अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, अलग अलग कर लेते हैं, प्राइमरी की बात करूं तो उसने जितना भी फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है, जो कि हम बेच रहे हैं, गवर्नमेंट बेच रही है बाहर के कंट्रीज को, पहली चीज हो गई। सेकेंड मैं कहूं, अगर सेकेंडरी सेक्टर ने क्या करा है, सेकेंडरी सेक्टर ने जितना भी सामान प्रोड्यूस करा है, जिसका कि मतलब हम टोटल वैल्यू निकाल रहे हैं, इतने रुपीज का इसने जो टोटल प्रोडक्शन इसने किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट की इनकम इतनी हुई है, तो जितना भी वहां उसकी वैल्यू हो गई। प्लस टर्शियरी सेक्टर मींस जितने भी टर्शियरी सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जितनी भी इनकम है, इन सारी चीजों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड आवर जीडीपी। अब जीडीपी में एक और टर्म जुड़ता है, क्योंकि देखिए कई बार ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैंने कहा, एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मैंने कहा कि जितना भी एक बार में एक साल में पहले एक किसान ने 100 केजी वीट जो है प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसने वो 100 केजी वीट जो है वो किसी फ्लोर मिल को बेच दिया, जहां पर कि वो उससे क्या बनाएगा, वीट फ्लोर बनाएगा। तो वहां से उसने जो भी वो कंपनी थी, जो भी वो मिल थी, उसने क्या करा, उससे वीट फ्लोर प्रोड्यूस किया। एक थर्ड कंपनी जो कि बिस्किट बनाती है वो आई, उसने उसको पैसे दिए, जो मिल थी उसे पैसे दिया, और वहां से क्या कर दिया, वो सारा का सारा वीट फ्लोर खरीद लिया। अब बात यह है, अल्टीमेटली उस कंपनी ने क्या किया, 60 रुपीज में, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल 60 रुपीज में बिस्किट का एक पैकेट बेच दिया। तो अब बात ये आती है, क्या हम इन तीन चीजों को ऐड करेंगे कि किसान ने 10 रुपए में बेचा, उसके बाद जो आपका राइस मिलर था उसने जो उसका वीट मिल वाला था उसने उसे 20 रुपए केजी में बेचा,
उसके बाद बिस्किट वाले ने उसे 60 रुपए में बेचा, तो क्या मैं 60 + 20 + 10 ऐड करूंगी? नहीं करूंगी। तो ऐसा वाला टर्म, इस टर्म का एक नाम होता है, उसे कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मीनिंग ये हो जाता है कि जहां पर क्या किया जा रहा है, हम सबको अलग अलग नहीं ले रहे हैं, हम ये देख ले रहे हैं कि अगर ये 100 kg जो था ये सीधे से गया था एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से ये गया था बिस्किट वाले के पास में, बिस्किट वाले ने इसे 60 रुपीज के पर केजी के हिसाब से बेच रखा है उस बिस्किट को, तो मैं बाकी राइस मिलर ने क्या कर, सॉरी जो व्हीट का मिल का मालिक था उसने क्या करा, या उससे पहले जो फार्मर था उसने क्या किया, मैं उसे नहीं देखूंगी, मैं केवल ये काउंट करूंगी कि एक बिस्किट फैक्ट्री ने इसे 60 रुपीज पर केजी में बेचा है, तो इसी को हम कहते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो 60 रुपीज के पर केजी में बिस्किट को इसीलिए तो बेच रहा है क्योंकि उसने 20 रुपीज जो है वो राइस मिलर को, सॉरी व्हीट मिलर को दिए थे, और व्हीट मिलर ने उसको 20 रुपीज पर केजी में इसलिए दिए क्योंकि उसने 10 रुपीज पर केजी जो है एक फार्मर से लिया था, तभी तो उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, अपना जितना भी वर्क मैन पावर उसकी लगी थी या जो भी उसकी मशीनरीज लगी थी उन सबका उसने भी कॉस्ट लिया था। तो इसलिए अल्टीमेटली हम कॉस्ट देखते हैं अल्टीमेट वाली कि लास्ट प्रोडक्ट जो बना था उसकी क्या कॉस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए जो जीडीपी में काउंट की जाती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट की जाती है, अलग अलग सबको काउंट नहीं किया जाता ऐसे प्रोडक्ट के लिए जो कि मैन्युफैक्चर्ड हो रहे। अब ठीक है, गेहूं है, हमने कहा व्हीट प्रोड्यूस हुआ, गवर्नमेंट के पास में जितना भी सरप्लस बच रहा था उसने उसे फॉरेन कंट्रीज को भेज दिया, तो वो तो एक प्योर वो है अमाउंट है, सीधे से आया, हम उसे काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट उसकी जगह में बिस्किट के पैकेट बना के बेच रही है तो फिर हम व्हीट की काउंट नहीं करेंगे, हम सीधे से बिस्किट को काउंट करेंगे। ये हो गया आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विस। और जीडीपी हो गया, जीडीपी के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन तीनों सेक्टर्स का जो टोटल हम कह रहे हैं कि वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उसको हम काउंट करते हैं, वो कहलाती है हमारे कंट्री की जीडीपी। राइट, ये हो गया जीडीपी से रिलेटेड बात। अब बात करते हैं हमारे कंट्री में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता ही दिया इस बारे में कि हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, किसमें, कि जो टर्शियरी सेक्टर था पहले वो कम था, पहले वो उसका जो रोल था हमारे जीडीपी में कम था, वो अब बढ़ चुका है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो हो गया आपका जो हमारा चेंज आया है, हिस्टोरिकल चेंज है ये बहुत बड़ा, जो हमारे जीडीपी में इसका रोल आज के टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ गया है टर्शियरी का। और एक्चुअल में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए ये एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती कि वो प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शियरी सेक्टर में कूद जाए। किसी भी, अगर कोई आइडियल कंडीशन मानी जाती है किसी कंट्री के डेवलपमेंट की, तो वो ये मानी जाती है कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में जाए, प्राइमरी के बाद जो वो चेंज हो तो वो सेकेंडरी में चेंज हो, सेकेंडरी के बाद जाके वो टर्शियरी में चेंज हो, तो तब वो एक कंडीशन आइडियल मानी जाती है। बट हमने क्या करा है, सेकेंडरी सेक्टर तो बेचारा आज भी वहीं पर पड़ा है, प्राइमरी के बाद हमने कूद लगा दिया टर्शियरी में। अब टर्शियरी में कूद लगाने से क्या हो रहा होगा, टर्शियरी में कूद लगाया इट मीन्स कि एक बहुत लार्ज नंबर में लोगों के पास में केवल पैसा आ रहा है, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं, तो इट मीन्स उनकी जेब में केवल पैसा आ रहा है और मनी तो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर हमारा उसका जो टोटल एरिया था वो घट गया है। जो टोटल एरिया जिसमें कि पहले से प्रोडक्शन होता था उससे घट गया है ना, लोगों ने अपनी जमीन बेच दी है, फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, या वहां पर जितने भी हम कह रहे हैं ऑफिसेज वगैरह खुल चुके हैं, इन सब के कारण तो प्रोडक्शन तो घट गया है, लेकिन पैसा लोगों के पास बढ़ा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है कि हमारे कंट्री को काफी चीजों के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी उनकी बढ़ गई है, क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन अब हो नहीं पा रहा है तो हमें बाहर से देना पड़ा। अब क्या हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर से हमें पैसा तो मिला, बट प्रॉब्लम तो ये हो गई ना कि वो पैसा तो आउटफ्लो हो रहा है, मनी तो बाहर जा रही है, दूसरे देश में जा रही है, हमारे पास तो रह नहीं रही है। इसीलिए ये कहा जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर अगर बढ़ा होता तो उसके कारण क्या होता, लोगों के पास पैसा होता, अपने ही देश का वो सामान खरीदते, और उसके बाद जो मनी का फ्लो है वो विद इन द कंट्री ही रहता, कंट्री से बाहर नहीं जाता। राइट, इसीलिए आजकल जो कैंपेन चल रहे हैं, मेक इन इंडिया कैंपेन, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि कैसे ही हमारे देश में भी सेकेंडरी सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाए। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्लस हमारी जो मनी है वो बाहर नहीं जाएगी, अपने ही कंट्री में रहेगी। तो ये हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, प्लस जो हम इससे रिलेटेड जीडीपी वगैरह से रिलेटेड बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। मैंने कह दिया कि वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं,
बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयर हैं उसके बारे में अगेन 9th में हमने बात करी थी एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, राइट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या था, अब आप एग्जांपल देंगे कि एक खेत है उसमें 8 लोग लगे हैं, जरूरत 5 की है तो 3 एक्स्ट्रा हो गए, वो 3 डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल सही है। उसी चीज को आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे समझ जाए कि लगे ये 10th का स्टैंडर्ड है, राइट। हम कह रहे हैं कि खेत में 8 लोग लगे हैं, उनके लगने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी तो है कि एम्प्लॉयमेंट और जगह नहीं मिल रहा, हो सकता है वो पढ़े लिखे भी हों, ऐसा नहीं है कि हर खेत में काम करने वाला इलिटरेट ही हो, काम करने वाले वो लोग भी हो चुके हैं। अभी के कंडीशन में आप सोचिए, पेंडेमिक की कंडीशन हो रही है, उत्तराखंड से बाहर जितने लोग जाके जॉब कर रहे थे वो वापस आ गए हैं अपने अपने गाँव की ओर। अब वो गाँव में क्या कर रहे हैं, वो गाँव में कर रहे हैं जो उनके पास छोटे मोटे खेत थे वहां पर खेती। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो जो खेत है वो इतना फर्टाइल तो है नहीं, क्योंकि जो कुछ फैसिलिटीज, जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जिनसे प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लाइक सबसे पहली फैसिलिटी उसमें होती है वाटर यानी इरिगेशन की, दूसरी होती है फिर सीड्स वगैरह जो चीज उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए उन सारी चीजों की। तो क्योंकि उन चीजों में हम अभी भी लैग कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अब उन लोगों की मजबूरी है, उनको तो वहां से जॉब उनकी छूट चुकी है जहां भी वो मेट्रो सिटीज में काम करते थे वहां से, तो अब उनकी मजबूरी यह है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, तो अपने खेतों में ही काम करेंगे। लेकिन क्या उन खेतों में उतनी जरूरत थी, नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली के 2-4 मेंबर जो गाँव में बचे हुए थे वो लोग वही काम तो कर रहे थे, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा था। अब 2-4 लोग और लग जाएंगे, क्या हो जाएगा उससे, चेंज तो कुछ नहीं होना, प्रोडक्शन तो उतना ही होना है। तो इसी कारण बढ़ रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये है एक्चुअल रीजन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का। अब बात हम इस बात पे कर लेते हैं कि बढ़ रहा है, ओके, क्या उसको घटाने का कोई तरीका है, क्या कुछ ऐसे रीजन ऐसे हमारी ओर से, हमारी मीन्स गवर्नमेंट की ओर से क्या कुछ ऐसे एफर्ट लगाए जा सकते हैं जिनके कारण, जिनके थ्रू क्या हो जाए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो हाँ, हो सकते हैं। हम ये भी तो चाहते हैं ना कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्ट्रांग रहे, तो हम उस एग्रीकल्चर को स्ट्रांग कर सकते हैं कुछ बेसिक से, जो हमारी बेसिक नीड है उनको कंप्लीट करके। वो बेसिक, एक एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेसिक नीड क्या है, इरिगेशन। अब अगर मैं बात पहाड़ों की ही कर लूं तो पहाड़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहां तो कंप्लीटली डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर एक आप लोगों ने, हर किसी ने पहाड़ देख रखे हैं, एक स्लोप रहेगा उसमें जो नीचे नीचे के खेत जिनके हैं उनके लिए तो ओके है कि जब भी बारिश आएगी, प्लस हो सकता है वो उसके आसपास में जो रिवर बहती है वहां का पानी भी वो ले सकें। लेकिन जो बहुत पीक वाली एरिया में रहते हैं वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट को जो यहाँ पर अब करना चाहिए, यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के। वो क्या तरीके हो सकते हैं, तरीका मतलब अल्टीमेट एम तो यही है कि वहां प्रोडक्शन बढ़ जाए। प्रोडक्शन अगर वहां पर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उतने लोगों का उस खेत में लगे रहना, जो हम 8 पीपल भी कह रहे थे, वो 8 पीपल का लगना भी बन सकता है अगर वहां पर प्रोडक्शन बढ़ जाए। हम कह सकते हैं अगर 5 लोग मिलके 50 kg का प्रोडक्शन कर रहे थे और अगर 8 लोग आ गए हैं वो 80 kg का प्रोडक्शन करने लग गए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम उसे आप नहीं मान सकते। उसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी यही है कि हम वहां पर वो फैसिलिटी बढ़ाएं कि वहां पर प्रोडक्शन बढ़े। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है आपको, सबसे पहली चीज हो गई आपकी, जो आप वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी दे। इरिगेशन कैसे पॉसिबल है, पहला तो ये है कि वहां के लोगों को, क्योंकि पहाड़ में बारिश तो अच्छी खासी होती ही रहती है, तो वहां के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उनको थोड़ा सा इंकरेज किया जाए, सो दैट कि वो अपने यहाँ छोटे छोटे टैंक्स वगैरह बना के वो क्या कर सके, रेन वाटर को इकट्ठा कर सके, सो दैट कि जब उनको जरूरत पड़े उस टाइम पे उस रेन वाटर को ही यूज करके वो अपने खेतों को इरिगेट कर सके। इरिगेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पर उनके प्रोडक्शन अच्छा होगा। दूसरी चीज इससे भी बड़ी ये हो सकती है कि आजकल एक बहुत अच्छा टर्म चला है, वो है हर्बल गार्डनिंग। हर्बल गार्डनिंग ये कुछ हर्ब्स होती है जो कि पहाड़ों के लिए बहुत परफेक्ट है, वहां पर बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं वो हर्ब्स। और हर्ब्स की आजकल डिमांड कितनी ज्यादा है आप जानते हैं, हर कोई घर में काढ़ा बना के पी रहा है आजकल, तो इट मींस हर्ब्स तो हर किसी को चाहिए, राइट। तो और वो जो हर्ब्स होती है मोस्टली ये ऐसी होती है कि इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, कम पानी में ही ज्यादा ग्रो करती हैं। तो ऐसे कुछ एरिया जहां पर कि हम इरिगेशन के लिए और कोई फैसिलिटी नहीं कर सकते, वहां पर हम ये कर दें कि उन जो भी वहां के फार्मर्स हैं उनको हम हर्बल गार्डनिंग की ओर को मोटिवेट करें कि वो हर्बल गार्डनिंग अपने खेतों में करें। तो उससे फायदा ये हो जाएगा, हर्बल गार्डनिंग में फायदा सबसे बड़ा ये है कि उन हर्ब्स की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट उनको मिल सकता है।
प्लस मोर ओवर उनको इरिगेशन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को घटा सकते हैं, इकलौता तरीका हमारे पास यही है, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा एक आया था नरेगा। अब एमजी नरेगा कहूंगी, सबको याद होना चाहिए, अब कुछ को याद होगा मुझे पता है, लेकिन सबको याद होना चाहिए, 9th में पढ़ा रहेगा, बहुत रटा है ये वर्ड। तो एमजी नरेगा, तो एमजी नरेगा जो स्कीम चलाई गई थी 2005 में, वो क्या है एक्चुअली में, वो यही तो है कि नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, मतलब एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मीन्स उसका क्या है कि जो भी रूरल एरियाज हैं वहां पर वो क्या कर रही हैं, वहां पर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे उसमें एक नरेगा कार्ड बना लीजिए, आप रजिस्टर्ड हो जाइए यहाँ पर, और या तो हम आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे, अगर 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो 100 डेज के लिए जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे एमजी नरेगा में फिक्स रेट है आप लोगों के लिए, वो उस रेट का 100 डेज का पैसा तो आपके अकाउंट में आएगा ही। तो लोग या तो इसमें रजिस्टर करें, उसके कारण क्या हो जाएगा कि जितने लोग एक्स्ट्रा हैं, कम से कम अगर उनमें ये गट हो, एक्चुअली में हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी काम को करने में पहले एक टर्म हमारे दिमाग में बैठ जाता है, लोग क्या कहेंगे, मीन्स क्योंकि नरेगा में जो काम मिलता है वो क्या मिलता है आपको, रोड साइड पे जो झाड़ियां होती है वो काटो, या कहीं पर पुल बनाने का काम मिल जाएगा, कहीं पर कुछ तालाब पॉन्ड टाइप का बनाने का काम मिल जाएगा। इसको करने के लिए हर कोई एकदम पे आगे नहीं आ रहा है, उनको लगता है कि नहीं नहीं हम तो ऐसे काम नहीं कर सकते। बट अगर ये वाली डायरेक्शन में भी लोग आगे बढ़े तो इससे दोनों फायदे हो सकते हैं कि एक तो जिस भी स्पेसिफिक रूरल एरिया में रहते हैं उस रूरल एरिया का अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, प्लस मोर ओवर उनको पैसा भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज हो सकती है। और एमजी नरेगा एक्ट हो गया 2005 का, ये हो गया आपका जो राइट टू वर्क के अंडर में आया था, मीन्स की जो सबसे पहले आरटीडब्ल्यू में आया था राइट टू वर्क, तो उसके थ्रू ही ये एमजी नरेगा स्कीम लाई गई थी। ओके, ये हो गया आपका एमजी नरेगा से रिलेटेड बात। अब हम इससे आगे थोड़ा सा देखते हैं जो जहां पर एम्प्लॉयमेंट है। अब तो अभी तक तो हमने बात कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट की, अब वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की जगह जहां पर एम्प्लॉयमेंट है वहां पर कितने टाइप में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वहां पर 2 टाइप में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पहला होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर बात ऑर्गेनाइज सेक्टर की करूँ तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी है। वहां पर जो लोग होते हैं, जो भी वहां पर के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको फिक्स लीव्स मिलती हैं, उनके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, उनकी सैलरी फिक्स होती है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है इन केस ऑफ कोई उनको अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उन्हें एक्स्ट्रा लीव्स दी जाती हैं मेडिकल वगैरह लगा के, प्लस साथ में उनका एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ, वो उनका कट रहा होता है सो दैट कि जब भी उनको जरूरत पड़े वो एक्स्ट्रा पैसा उनको मिल जाए। और इसके साथ में जो एक हाइजीनिक कंडीशन होती है, उन्हें वहां पर काम करना होता है, कोई भी उनपे एक्स्ट्रा कोई बर्डन नहीं डाल सकता, हर चीज के लिए वहां पर एक रूल होता है, मतलब हर चीज हैप्पी हैप्पी टाइप कंडीशन। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा हुआ, बैंक से लेके हॉस्पिटल से लेके हर चीज, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के किसी न किसी शेड्यूल के अंडर में आके उसने अपने को रजिस्टर कर रखा है। स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, बैंक हो गए, फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट की और सारी ऑर्गेनाइजेशन तो हुई ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स, इवन ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब के सब भी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं, क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं अपने को रजिस्टर कराना पड़ता है गवर्नमेंट के अंडर में, तभी ये वर्क कर सकते हैं, राइट। तो इन सब के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए फैसिलिटी अच्छी होती है कि उनके साथ में कोई इंजस्टिस नहीं हो सकता, उनके साथ उनको बहुत ज्यादा काम का बर्डन नहीं डाला जा सकता, जो एक ह्यूमन लाइक कंडीशन होती है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात कर लेते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या काम कर रही होती हैं, मतलब आप लगाइए कोई छोटा मोटा किसी ने कोई ऐसा डाल रखा है कि वहां पर हैंडलूम प्रोडक्ट बन रहे हैं, पहला एग्जांपल ये हो गया। सेकंड मैं कहूँ, ये सब छोटे मोटे लेवल की बात कर रही हूँ, बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो लेवल जिसे हम कह सकते हैं उस लेवल की, या किसी ने कोई छोटी मोटी कोई घर एक बिल्कुल स्मॉल स्केल, बिल्कुल स्मॉल स्केल शू मेकिंग की कोई डाल रखी है, या जहां पर ये कालीन वगैरह बनते हैं उनकी डाल रखी है, या फिर इससे भी ज्यादा मैं कहूँ जितने भी एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, या उससे भी आगे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, ये सारे हो गए। और जो कुछ फैक्ट्रीज में काम करने वाले, डेली बेसिस पे काम करने वाले जो आपके एम्प्लॉय वो होते हैं, मजदूरी कहा जा सकता है उनको, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ऐसे जितने भी मजदूर होते हैं वो सारे हो गए। ये सबके सब आते हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये
गवर्नमेंट के ध्यान में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंडर में ये अपने को कहीं पर भी रजिस्टर नहीं कराए रहते। इनका काम सब जीरो स्केल पे चल रहा होता है कि वो किसी दूसरी कंपनी को माल प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जो मैं आपसे कह रही हूँ, सबसे पहला मैंने वेवर्स का एग्जांपल दिया, जो आपको मीन्स जो है हैंडलूम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये वेवर्स कहलाते हैं। तो इन वेवर्स का क्या है कि कोई अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके हम प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। बट वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो लोकल लेवल पे काम करने वाले कुछ वेवर्स होते हैं उनको ऐसे ही वो ऑर्डर दे देती है कि तुम मान लो फॉर एन एग्जाम्पल वो कह देगी कि तुम 5 साड़ियां बना के दे देना, इतने दिन के अंदर में देनी है, इतना पैसा हम देंगे। इस टाइप की जो होंगे, जो छोटे मोटे स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उनको हम ला रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब मैं बात करूं अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उसमें क्या कंडीशन है? उसमें कंडीशन है ही नहीं, सच कहे तो उसमें तो बिल्कुल लाइफ कंडीशन ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात, वहां पर जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वहां पर काम कर रहा है, ना उसका कोई वेजेस फिक्स होते हैं। सेकंड थिंग, ना उसके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होती है कि जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, हमारा एक एज, सर्टेन एज तक के लिए तो हम कम से कम वहां पर होते ही है कि हम इस एज तक वहां पर काम करेंगे टाइप की चीजें। लेकिन उन लोगों के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होती। जिस दिन चाहे एम्प्लॉयर उनको धक्के मार के निकाल सकता है, नहीं देना काम, क्या कर लोगे, और कोई कुछ नहीं कह सकता उनसे। थर्ड थिंग इज, उनका कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते हैं। फोर्थ थिंग इज, कोई लाइवली कंडीशन उनको नहीं दी जाती, कोई हाइजीनिक कंडीशन उनको नहीं दी जाती, रेस्टिंग आवर नाम की चीज नहीं होती, मेडिकल लीव नाम की चीज नहीं होती। तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जितना इनके बारे में सुना पड़ा गया है, कि ये कभी कभी ये 14-16 घंटे भी काम कर रहे होते हैं, 14 to 16 आवर्स भी काम कर रहे होते हैं। बट वो किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कहेंगे तो जिस भी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उन्हें वहां से भी निकाल दिया जाएगा, फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए वो चुपचाप, उतना भी उनका जितना भी उनके साथ में इंजस्टिस हो रहा है उसे चुपचाप सह के वो काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने रूल नहीं बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं। जितने भी मजदूर काम करते हैं उन सबके लिए भी रूल बने हुए होते हैं कि उनके लिए फिक्स आवर्स होने चाहिए, वर्किंग आवर होने चाहिए, क्योंकि है रूल। ये अलग बात है कि कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उन काम को, उन रूल्स को नहीं मानती, या फिर जैसे उसमें कहा जाता है कि एक फिक्स वेज है, अगर एमजी नरेगा आपको जितना दे रहा है मिनिमम आपको उतना देना पड़ेगा, अदरवाइज से ऊपर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है इसके, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इसलिए क्या होता है, उन लोगों के बीच में खुद में एक स्ट्रगल हो जाता है कि अगर मान लीजिए पहला इंसान कह रहा है कि मैं 400 रुपीज पर डे में काम करूंगा, 10 लोग और आ गए, दूसरे ने कहा कि नहीं 400 नहीं, मैं 350 में करूंगा, क्योंकि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो वो करते 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 लास्ट बंदा तो ऐसा होता है, वो कहता है मैं 150 में काम कर लूंगा, मुझे दे दो। ऐसे वर्किंग आवर्स की बात होती है, वो कहेगा जितने घंटे करा लोगे उतना कर लूंगा, बस काम दे दो, क्योंकि मेरे को काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी टाइप की कंडीशन। तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये तो हो गया, हमने कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ फैक्ट्रीज की बात है। अगर हम बात करते हैं जो मार्जिनल फार्मर्स वगैरह भी होते हैं, ये भी सारे के सारे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही आते हैं। अब इन लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि इनको जितना भी सीड लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, उन सब के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। मार्जिनल फार्मर है, उनको केवल उतना प्रोड्यूस कर पा रहे होते जितने से वो अपनी फैमिली को खाना दे सके, 2 टाइम का रोटी उनकी पॉसिबल हो पाए। तो इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इनको, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं मिल रही होती हैं, इसलिए क्या करते हैं, मनी लेंडर्स से मनी लेते हैं। और मनी लेंडर्स इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे इनको मनी देते हैं कि वो इनके लिए डबल ट्रिपल हो जाता है वापस लौटाते समय तक। तो इस कारण इनकी कंडीशन और मतलब पुअर से और वर्स्ट होती जाती है, और बुरी होती जाती है। और बैंक्स के साथ में इनकी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक इनको बैंक लोन देने के लिए पीछे बैंक की एक कंडीशन होती है कि एग्रीकल्चर लोन वो उसी इंसान को देता है जिसके खुद के नाम पे जमीन हो। बट इंडिया में अभी भी काफी ऐसी जगह आपको मिलेंगी जहाँ पर कि वो जो जमीन है वो किसी दादा परदादा के नाम पे चल रही होती है, उनकी 3rd 4th जनरेशन वहाँ उस जमीन पे काम कर रही होती है, तो इसलिए उनको बैंक की ओर से लोन नहीं मिल पाता है। तो इनमें से अगर हम कह रहे हैं कि क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से हम कोई प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, तो हाँ, हम कम कर सकते हैं। और उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने काम किया भी है। गवर्नमेंट ने काम किया है, मैंने आपको 9th बढ़ाया भी था, अगर किसी को याद हो तो। वो क्या है, वो स्कीम होती है PM किसान, जिसमें वो क्या कर रहे होते हैं,
वो जितना भी मार्जिनल फार्मर्स हैं उन सबको, जैसे हमारे कंट्री में 3 बार की क्रॉप हार्वेस्टिंग मानी जाती है, रबी, खरीफ एंड जायद, तो उन तीनों क्रॉप हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले मार्जिनल फार्मर के अकाउंट में 2000 रुपीज डाल दिए जाते हैं। वो 2000 रुपीज क्यों डाले जा रहे हैं? सो दैट कि वो फार्मर जो है अपने लिए एटलीस्ट सीड और फर्टिलाइजर उससे खरीदे, उसे किसी मनी लेंडर से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। तो यही इकलौती चीज थी जो कि करी जा सकती थी और वो गवर्नमेंट ने अभी कर भी रखी है। मतलब ऑल्दो ये वही 2-3 साल पहले ही आई है, केम इनटू फोर्स, बट उस करा है, ये स्कीम आ चुकी है। तो यही इकलौती चीज है। बाकी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम है वो सारी की सारी तभी दूर हो सकती हैं जब पहली बात एजुकेशन लेवल जो है वो उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो। अगर लोग पढ़े लिखे ज्यादा होंगे तो उनके दिमाग में ये बात भी आएगी कि हम इनके हिसाब से नेगोशिएट क्यों करने दें, अपनी जो भी वेजेस है उसको हम क्यों नेगोशिएट करें, हम अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे। या हो सकता है वो कोई छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस खोलना सीख जाए, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। तो एजुकेशन उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और जो लोन की आजकल चल भी रही हैं काफी स्कीम्स, और स्पेशली ये पेंडेमिक के बाद तो बहुत चली है, ये वाली चीजें ही सारी प्रॉब्लम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको दूर कर सकती है। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें हमारा आता है वो है कि ओनरशिप के बेस पे अभी तक हमने जो भी सेक्टर डिवाइड करे वो हमने डिवाइड करे थे उनके वो क्या काम कर रहे हैं उसके बेस पे। अब हम सेक्टर को दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं, वो होता है हमारा ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे मीन्स इस बेस पे हम 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज पब्लिक, सेकेंड वन इज प्राइवेट। तो पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ये डिफरेंस होता है कि पब्लिक सेक्टर में हमेशा 50% से ऊपर के जो शेयर्स होंगे, मतलब 50% से ज्यादा उसमें जो पैसा लगा होगा वो गवर्नमेंट का लगा होगा, और थोड़ा बहुत जो है वो लोग अपने शेयर्स डाल के उसमें वो कर सकते हैं, लेकिन 50% से ऊपर हमेशा गवर्नमेंट का रहेगा। इसीलिए वो हमेशा गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रहते हैं, उनकी सैलरी, उनकी सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट देख रही होती है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर आता है, प्राइवेट सेक्टर इज कम्प्लीटली किसी पर्सन का ओन। जैसे कि अगर मैं कह दूं रिलायंस, हर किसी को पता है, मुकेश अंबानी, जियो वगैरह जितने भी आते हैं, रिलायंस कहते हैं। मैंने टाटा स्टील कह दिया, टाटा स्टील किसका? रतन टाटा का है, तो वो भी क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर। तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर होता है वहां सारा पैसा किसी पर्टिकुलर पर्सन का लगा होता है जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को खोला है, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, राइट। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर की कि पब्लिक सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे नॉर्मली अगर हम कुछ फॉरेन, जो डेवलप्ड फॉरेन कंट्रीज है, वहां आप देखेंगे कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है। यूएसए टाइप के स्पेशली वहां पर तो प्राइवेट सेक्टर ही मैक्सिमम प्रोपोर्शन देता है, लेकिन हमारे देश में आज भी पब्लिक सेक्टर जो है वो ज्यादा है। हमारे देश में पब्लिक सेक्टर इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं आते, अभी हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, हम कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है। तो हमारे देश को आज भी जरूरत है कि इसके सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट अपनी ओर से कुछ सपोर्ट दे, सो दैट कि ये ग्रो कर सके, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल ले लिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का है, हर किसी को पता है, राइट। तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को अपने ही पास क्यों रखा? उसके रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, मतलब जो बनना कोल से, अभी भी हमारे देश में सबसे मेजर पोर्शन जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कोल से बन रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कोल के थ्रू प्रोड्यूस करने में, और सारे जितने आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल्स वगैरह लगे होते हैं, इनके थ्रू ट्रांसफॉर्मर पोल्स के थ्रू ये हर घर में पहुंचाई जा रही है, इसमें बहुत हैवी कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब अगर एक प्राइवेट कंपनी उसमें इतनी हैवी कॉस्ट इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज बढ़ा देगी, जो हमें पर यूनिट का चार्ज पड़ता है वो उसके चार्ज बढ़ा देगी। और एक सिंगल पर्सन से लेके कोई एक, अगर मैं कहूँ कोई छोटी मोटी फैक्ट्री भी ओपन हो रही है, वो उतनी हाई कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जिस रेट में उनसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है उससे बहुत कम रेट में वो हमको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराती है। अब बात आता है कि गवर्नमेंट इतना क्यों दान करने में लगी है। तो गवर्नमेंट के इतना भला करने का रीजन ये है कि इनडायरेक्टली वो जितने भी थोड़े से स्टैब्लिश्ड लोग हैं उनसे टैक्सेस के थ्रू
वो पैसा ले रही होती है और उसी पैसे को इन्वेस्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। वही उसी के थ्रू हर घर में, चाहे वो गरीब से गरीब होता है या कोई छोटी मोटी फैक्ट्रीज है, बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन सबको वो एक बहुत ही मिनिमल रेट पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही होती है। सेम वे में अगर बात कर लूँ मैं कि रेलवे जो है, रेलवे भी आपका गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। क्या इतना इजी, इतना सस्ता हो सकता है कि जितने सस्ते में हम चले जा रहे हैं? प्राइवेट रेलवे आ जाए ना, पता चल जाएगा बहुत हाई रेट पड़ेंगे। रेलवे एक ट्रेन को बनाने में और उसके सारे अच्छे ढंग से उसे मेंटेन करने में एक अच्छा खासा कॉस्ट लगता है, जबकि उतनी कॉस्ट के लिए आपको कुछ ट्रेन जो है, मैक्सिमम ट्रेन जो है बहुत सस्ते रेट में ले जा रही होती है। कुछ ट्रेनें जो बहुत महंगे में ले जाती हैं, प्रॉपर कॉस्ट लेती हैं, उनको वो कभी भी कंपल्शन नहीं रखते कि वो महंगी ट्रेनों में ही जाना है, आप सस्ती ट्रेन में भी जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से दिल्ली की बात करूँ तो एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है संपर्क क्रांति। वो आपको 130-40 शायद इतने कुछ रुपीज में यहाँ से दिल्ली पहुंचा देती है। दूसरी ट्रेन है, उसका नाम है शताब्दी, जो आपको 800 से लेके 1100 तक की रेंज चलती है, उतने में यहाँ से दिल्ली पहुंचाती है। अब ये आप पे है, आपको सस्ते से जाना आप जा सकते हैं। मतलब एक कोई इंसान जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता वो सस्ते में चले जाए, जो अफोर्ड कर सकता है वो महंगे में चले जाए। तो ऐसे बैलेंस करती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स को अपने हाथ में लेती है? जिन सेक्टर्स में उसे पता है कि जो वहाँ के उनके नेशन के जितने भी सिटीजन्स हैं वो हाई कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो अपने हाथ में लेती है। जिनके लिए उन्हें पता है कि इनको वो अफोर्ड कर लेंगे, उनको वो प्राइवेट सेक्टर वहां पर अपना आगे आ जाता है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ टेलीफोन में, देखिए गवर्नमेंट का अपना है, BSNL जो है वो गवर्नमेंट का हो गया, जियो, एयरटेल और जितने भी है वोडाफोन, आइडिया, ये सारे के सारे हो गए प्राइवेट सेक्टर। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किसे लेना है। BSNL ले लो, अगर लेने का मन है तो ये अलग बात है कि उसमें सिग्नल्स की बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आज आए कल नहीं आए, 4 दिन तक नहीं आए, 5वें दिन आए, कुछ भी। लेकिन एक जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट कंपनी है, वो क्या कर रही है, आपको हाई रेट ले रही है लेकिन आपको फैसिलिटी कंपैरेटिवली अच्छी दे रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, हमारे ऊपर हो जाता है कि हम किसको लेना चाहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का ऐसे ही वो रहता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने हमको सस्ते में दे दिया, ये सस्ते में दे दिया, इसके साथ में और कहूँ जो PDS के थ्रू सबको राशनिंग हो रही होती है, आप सब जानते हैं, PDS भी हमने 9th में पढ़ा है। तो उतने सस्ते में वो कहाँ से दे रही है, कैसे दे रही है? वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो अमीर लोगों से टैक्स लेती है, उस टैक्स के पैसे से ही वो जो राशन खरीदने में, जो उसको क्रॉप खरीदने में, एक फार्मर से उसने खरीदा है मान लीजिए 1900 रुपीज का क्विंटल, मतलब 19 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग वो गेहूं खरीदे रहती है, मान लीजिए 19.75 ऐसा ही कुछ आई थी। और आप खुद देखिए अंत्योदय और BPL को इस समय 6 महीने से फ्री में राशन मिल रहा है, जीरो कॉस्ट में। मतलब वो 19 रुपीज किस पे चढ़े हैं, वो गवर्नमेंट पे चढ़े। तो गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है जितने भी वो टैक्सेस लेती है, जितने भी तरीके के, वो इनकम टैक्स ले, वो GST ले, जितने भी। और वो टैक्स किससे ले सकती है? वो कभी किसी रिक्शे वाली या छोटे मोटे ऐसे गरीब से थोड़ी ले रही होती है। टैक्स उससे लेती है जिसकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम हो, तो ऊपर इसकी इनकम है वो दे ही सकता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जिनकी अच्छी इनकम है वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, और जिसकी इनकम लो है उसको वो फैसिलिटीज गवर्नमेंट फ्री में दे रही होती है। स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, PDS सिस्टम मैंने बोल दिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ही देख लीजिए, गवर्नमेंट में भी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट में भी हॉस्पिटल्स है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, आप सोचिए कि नहीं मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भीड़ में क्यों जाऊँ, मैं अच्छे प्राइवेट में चले जाऊँ, वो प्राइवेट में जाएगा। जिसको लगेगा कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, वो गवर्नमेंट में जाएगा। सर्विस दोनों जगह वही है, डॉक्टर वहां भी है, डॉक्टर वहां भी है। आप पे है कि आपकी जेब में कितना पैसा है और आप कितना उसको स्पेंड करना चाहते हैं। इस बेस पे हो गए आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये आपकी कुछ मेन टॉपिक मैंने इस चैप्टर से ले लिए। इसके बाद आप अपने जो भी इसके क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं आप उनको देखिएगा। कहीं पर भी कोई भी आपको डाउट लगे प्लीज आस्क, तब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। सो रिलैक्स, stay home, stay safe and continue reading. Have a good day.